हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। कंप्लीट रिवीजन थ्रू पीवाई की सीरीज में हम इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने नेचर एंड स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, फिर ह्यूमन कैपिटल, इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 38 के बाद से आए हैं उनको हमने डिस्कस किया है। वहाँ से जो भी कंसेप्ट को समझने की रिक्वायरमेंट थी उनको समझा, और 71वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर जो भी अपडेटेड फैक्ट्स जानने की ज़रूरत थी वो भी हमने देखा। आज के सेशन में हम पब्लिक फाइनेंस, ब्रॉडली इसमें हम बजट, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। आज 76 से लेके आगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और जो फैक्ट्स हमें ज़रूरत है 71वीं बीपीएससी के लिए, उसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। जब हमारा प्लानिंग कमीशन का दौर था उसी समय हमारा 5 ईयर प्लान चला था। जो पहला हमारा 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 तक था। तो जो भी हमारा 5 ईयर प्लान से रिलेटेड एक्सपेंडिचर था वो हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, और इसके अलावा हमारा जो भी था एक्सपेंडिचर वो नॉन प्लान में था। तो प्लान में बेसिकली था क्या, 5 ईयर प्लान बेसिकली हमारा जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़, स्कीम्स और प्रोग्राम्स रहते थे उसमें जो भी एलोकेशन होता था वो हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है जिसमें हम कुछ प्लान कर नहीं सकते, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा नॉन प्लान्ड है। वो रिकरिंग टाइप का होता है हमारा। जो आप देखेंगे जो भी 5 ईयर प्लान से बाहर का एक्सपेंडिचर हमारा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। इसमें कुछ जानने वाली बातें क्या हैं कि पहली बात कि इन्हें हटाया क्यों गया। इनका रिमूवल 2011 में एक कमेटी बनी थी, सी रंगराजन कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिनेंशियल ईयर 2017-18 से प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का जो बीच का डिस्टिंक्शन था उस डिस्टिंक्शन को हटा दिया गया, और उसकी जगह हम क्या लेकर आए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 112 और 202, ये हमारा यूनियन बजट से रिलेटेड है, ये हमारा स्टेट। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाकी एक्सपेंडिचर से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें किसी भी एसेट्स का क्रिएशन नहीं होता है, चाहे वो फिजिकल एसेट्स हो या फिर फिनेंशियल एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़। अब किसी को सैलरी देना है तो उसमें हमारा कोई फिजिकल या फिनेंशियल एसेट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। वहीं पे हमारा जो कैपिटल अकाउंट है इसमें या तो आपका फिनेंशियल या फिजिकल एसेट्स क्रिएट होगा या फिर लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फॉरेन कंट्री से हमें लोन मिलता है तो वो हमारा एक लाइबिलिटी क्रिएट होगा जो कि कैपिटल रिसीट में आएगा। वहीं पे अगर हम कोई लोन एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि उससे हम इनकम जनरेट करेंगे जो कि इंटरेस्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा। तो वहाँ पे हमारा ये एक फिनेंशियल एसेट्स है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एसेट क्रिएट करता है, और जो इनकम है वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है प्लान नॉन प्लान से रिलेटेड जो भी एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ये याद रखिएगा, सी रंगराजन कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्लान और नॉन प्लान के बीच का जो डिस्टिंक्शन है उसको हटा दिया गया 2017-18 से, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि गैर योजनात्मक व्यय से रिलेटेड कौन सा हमारा है। एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी हमारा व्यय ब्याज भुगतान पर होता है वो हमारा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फिनेंसेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। देखो, फिनेंसेस का क्या मतलब होता है,
कि गवर्नमेंट कैसे अपने मनी मैनेजमेंट को कर रही है, मनी को मैनेज कर रही है। इसको आप ब्रॉडर टर्म रिसोर्सेज से रिप्लेस कर सकते हैं। पर्पस, जो भी गवर्नमेंट के विजन्स हैं, जो वो टास्क एकम्प्लिश करना चाहती है, उसके लिए वो बजट का प्रोविज़न है हमारे पास। इसी बजट के में डिस्कस करते हैं कि हमारा इनकम रिसीट कैसे जनरेट होगा और उसे खर्च कैसे करना है। तो अब आ जाते हैं इसमें जो भी कंसेप्ट इस क्वेश्चन में चाहिए। तो पहला है कंसेप्ट हमारा फिस्कल डेफिसिट का। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्या बोरो किया है। ठीक है, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस कहने का मतलब क्या है कि इसको कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा होता है टोटल एक्सपेंडिचर। चूंकि डेफिसिट है तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर हमेशा रिसीट से बड़ा होगा, तभी डेफिसिट होगा। सरप्लस में ये रिवर्स हो जाएगा या फिर ये निगेटिव में आएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। यानी अगर आप कैपिटल रिसीट की बात करो तो ये एक अपना डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होगा और एक नॉन डेट क्रिएटिंग होगा। तो आपको पता करना है कि कितना गवर्नमेंट ने बोरो किया है, यानी ये फिगर को जानना है। ठीक है, इसीलिए आपको ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका नेट हमारा क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो कुछ हमारे पास फिगर्स हैं, ये फिगर आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ पिछले 3 सालों का फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये हम 3 साल के लिए देख लेते हैं, 2023, 24, 25, 25 एंड 26। फिस्कल डेफिसिट हमारा 5.6। यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारा एक बजट एस्टिमेट होगा और एक रिवाइज्ड एस्टिमेट होगा। तो जो बजट एस्टिमेट है हमारा 4.9 का है और रिवाइज्ड एस्टिमेट है तो 4.8। आपको ये रिवाइज्ड एस्टिमेट ही याद रखना है। फिर उसके बाद जो हमारा 2025-26 का जो एस्टिमेट है वो 4.4%। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट 2.6, रिवाइज 1.9, 1.5 25-26 के लिए। इसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट है 1.6, 1.0, 0.3। जो प्राइमरी डेफिसिट है 2, 1.3, 0.8। ये तो हमने समझ लिया क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? ये रेवेन्यू अकाउंट का जो भी हमारा बैलेंस होता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है हमारा? देखो बहुत सारे, अब जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। स्टेट गवर्नमेंट उस लोन से कुछ अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम को फुलफिल करने के लिए खर्च करती है और कुछ उससे कैपिटल क्रिएट करती है, तो कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो जो भी फंड अगर आप देखोगे तो जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए जो फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को गई है, तो ये वन वे एक आपको और मैं बता देता हूँ। रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन को पता करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? बस सिंपली एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें कंसेप्ट से ज़्यादा ज़रूरी एप्लीकेशन है, तो मैं वही डिस्कस करूँगा। इसमें हमेशा वन वे ट्रांजैक्शन होता है और इसमें टू वे ट्रांजैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, इसमें क्या है कि टू वे ट्रांजैक्शन है इस लोन पे। क्यों? ये लोन पहले स्टेट गवर्नमेंट को देगी, ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट इसको रिटर्न करेगी, तो ये वापस टू वे ट्रांजैक्शन है। तो ये जो लोन किस जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा और स्टेट गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट में जाएगा, क्योंकि उसे वापस भी करना है आगे चल के।
फिर वैसे ही जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी, लेकिन वो इंटरेस्ट का वन वे ट्रांजेक्शन है, तो यानी इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो रेवेन्यू साइड का होगा, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और ये इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पे टू वे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है वहाँ वो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे वन वे इन्वॉल्व है वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट का ट्रांजेक्शन है। अगर गवर्नमेंट लोन की जगह अगर ग्रांट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये ग्रांट दे रही है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, तब तो ये वन वे ट्रांजेक्शन हो गया जो कि इसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। और ये वापस भी नहीं करना है तो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट में आएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें से कुछ ग्रांट में से कुछ पोर्शन कैपिटल क्रिएशन के लिए यूज़ होता है, तो वो पोर्शन को अगर आप माइनस कर दोगे तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। तो ये हो गया। प्राइमरी डेफिसिट क्या है हमारा, कि आपका जो गवर्नमेंट बोरो किया है उसमें से अगर इंटरेस्ट लायबिलिटी को माइनस कर दें, यानी इससे आपको पता चलता है कि नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या है सरकार की, जो भी लोन गवर्नमेंट ने बोरो किया है, यानी बोरोइंग के ऊपर जो लायबिलिटी है वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो यहाँ पे यूज़ होता है एक्चुअली नेट बोरोइंग और नेट लायबिलिटी, ठीक है। यानी जैसे सरकार ने किसी से अगर बोरोइंग किया है तो किसी को एक्सटेंड भी किया होगा, तो कहीं इंटरेस्ट पे करना है तो कहीं रिसीव भी करना है, तो वही हो गया यहाँ पे जो नेट लायबिलिटी है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है और कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। तो ये पिछले 3 सालों का आपको याद कर लेना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमने लेटेस्ट फिगर आपको पिछले 3 सालों का बता दिया है, तो आप उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 इन केस ऑफ फिनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल में लगने के बाद क्या क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन कौन सा है। तो फिनेंशियल इमरजेंसी, इसमें क्या कि प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट में ऑर्डर रिडक्शन इन सैलरीज, ये ऑर्डर नहीं करते, ये स्टेट्स को बोल सकते हैं कि आप सैलरीज रिड्यूस कर सकते हैं और जो भी एलोवेंसेज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। मनी बिल और कोई भी फिनेंशियल बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होती है नीड नॉट बी रिजर्व, ये भी गलत है। इट कैन बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो पहला गलत, दूसरा गलत और ये गलत। तो ऑप्शन 3 और 4 यानी ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट क्रेडिट टारगेट हैज़ बीन सेट इन यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर 2021 टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी कि कृषि के लिए जो भी क्रेडिट लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है उसके बारे में। तो हम इसको अभी थोड़ा सा अपडेटेड फिगर के साथ इसको समझेंगे। 2014-15 में 8.5 लाख करोड़ अपना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट था एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये 2023-24 में 25.48 लाख करोड़, यानी ये लगभग आप देखोगे तो 3 टाइम्स बढ़ा है इस पीरियड में, ठीक है। अगर इसमें आप देखोगे तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी 1 साल से कम का, वो आपका 15.07 लाख करोड़ है। ये लगभग इसी पीरियड में 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ यानी आप देखोगे 2014-15 में ये लगभग 6.4 लाख करोड़ था, जो कि 2 टाइम्स बढ़ के अभी के टाइम पे 15.07 लाख करोड़। यानी अगर आप देखोगे तो जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो अभी फ्लो कर रहा है उसका जो मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट पोर्शन है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाला है, जो कि आउट ऑफ 25.4 लाख करोड़ ये 15.07 लाख करोड़ का है, ठीक। इससे रिलेटेड आपका है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसमें ये जान लेना है कि 2025-26 के बजट के हिसाब से जो लोन का लिमिट था वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी का अपडेटेड फिगर हमने देख लिया। इन विच ईयर वाज कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट
ऑफ इंडिया, ये 2013-14 ही है। बस ये समझ लीजिए कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है, कि ये जो जो भी हमारा कमोडिटी है ना, जो भी मतलब डेरिवेटिव्स यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, यानी जो जिसका ट्रेड होता है, वो अपना वैल्यू डिराइव करता है कमोडिटी से। इसीलिए वो कमोडिटी, और उसका जब हम शेयर मार्केट में जब उसकी ट्रांजैक्शन होती है उस डेरिवेटिव का, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारा कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, 2013-14 से इंट्रोड्यूस किया गया है। व्हाट इज बिहार्स शेयर इन डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? ठीक है, ये हमारा 10.06% है। ये अभी के लिए भी रेलिवेंट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि जो 15th फाइनेंस कमीशन का पीरियड है वो 21 से लेकर 26 का है। जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो 26 टू 2031 तक का है। अंडर what is the grant given by central government to state and local bodies for the development of capital assets classified in यूनियन बजट? अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रांट चूंकि वन वे ट्रांजैक्शन होगा, इसीलिए वो रेवेन्यू अकाउंट में आएगा, क्योंकि उसे स्टेट गवर्नमेंट फिर से वापस नहीं करना है और उस पर कोई इनकम जनरेट नहीं होता ग्रांट के ऊपर। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। In which account of Government of India is the amount received from the sale of National Savings Certificate deposited? देखो, हमारे पास 3 अकाउंट मेन है अंडर आर्टिकल 266(1). वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 266(2) पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और 267 है हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, चूंकि ये पब्लिक मनी है तो ये हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएगा। फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, जो कि हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। इसका मतलब सरकार ने कितना बोरो किया है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू न्यूट्रल, इसका सिंपली टैक्स रेट का मतलब क्या हो गया कि राजस्व न्यूट्रल टैक्स दर, कि जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले जो भी हमारा टैक्स रेजिम था उससे क्या स्टेट को टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता था, उतना ही हमारा जीएसटी में भी जनरेट हो इनिशियली। तो उस बेसिस पे जो रेट को डिसाइड किया गया तो वो हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट है, यानी पहले के रेजिम में और जो नया रेजिम है हमारा जीएसटी, इसमें कोई लॉस ना हो, तो वो हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट है, यानी वह दर जिस पर राज्य और केंद्र का कर राजस्व जीएसटी लागू होने से पहले के बराबर रहता है। ऑप्शन ए। अ न्यू डेफिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट वाज सजेस्टेड बाय, ये आंसर रॉन्ग है, ये हमारा सुखमोय चक्रवर्ती 96-97 से हमारा बजटरी जो डेफिसिट था उसको डिसकंटिन्यू करके हमारा फिस्कल डेफिसिट लाया गया। तो ये आपको याद रखना है। द अथॉरिटी टू कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है। जो भी सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला जो अधिकार है वो वित्त मंत्रालय के पास है। कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको हम अभी अपडेटेड जो ट्रेंड है उससे डिस्कस करेंगे। तो अभी के हिसाब से हमारा क्या है कि अगर यूनियन बजट के हिसाब से आप देखोगे रेवेन्यू और यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ट्रेंड क्या है, सबसे ज़्यादा सरकार ने बोरो किया है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स है, फिर हमारा जीएसटी है, फिर हमारा कॉरपोरेट टैक्स है।
वही आप एक्सपेंडिचर की तरफ जाएंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो जो स्टेट का शेयर है, जो भी टैक्स का डिवोल्यूशन होता है डिविजिबल पूल से, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, फिर हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओवरऑल अगर सेक्टोरल एक्सपेंडिचर की आप बात करेंगे तो ये हमारा सबसे ज़्यादा अभी डिफेंस में है, फिर उसके बाद रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास में, फिर होम अफेयर्स, उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर। तो आपको ये 3 ट्रेंड याद रखने चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन इस बेसिस के ऊपर होगा तो वो आप देख लेंगे, यहाँ पे उसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा है कलेक्शन में, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, ये डायरेक्ट टैक्सेस ही हैं अभी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे हमने अभी देखा कि बोरोइंग्स हैं, उसके बाद इनकम टैक्स है, तो आप जो अपडेटेड ट्रेंड है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा। इंटरेस्ट पेमेंट इज़ एन आइटम ऑफ, चूंकि ये वन वे ट्रांजेक्शन है और एक्सपेंडिचर साइड में आएगा तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। रेवेन्यू डेफिसिट ये आपका रेवेन्यू अकाउंट का है, रेवेन्यू अकाउंट का है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू अकाउंट जो सरकार को अपने एजेंसीज को चलाने के लिए जो भी खर्च है, जो भी सरकार का रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, खुद के सारे उत्तरदायित्वों का निष्पादन करने के लिए, उसमें जो भी हमारा रिसीट या एक्सपेंडिचर इनकर होता है वो आता है हमारा, वो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये आंसर आप दे सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू बोरो इट्स फिनांस इट्स एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट्स। जैसा पहले हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू अकाउंट में कोई भी एसेट्स का क्रिएशन नहीं होता, चाहे वो फिजिकल एसेट हो या फिर कैपिटल एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रायोरिटीज़ ऑफ इंडियाज़ बजट 22-23। ये इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो हम 25-26 का देख लेते हैं। तो अगर आप 2025 एंड 26 का जो यूनियन बजट है, इसमें 4 मेजर प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। एक हमारा एग्रीकल्चर है, दूसरा हमारा एमएसएमई, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्शन था फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं। आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे होता है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेसिस पे, ठीक है। 2.5, 25 एंड 125, यह हमारा 10, 50, 250, सॉरी यहाँ 100 करोड़ होगा। यहाँ से यहाँ पाएंगे तो ये 10 टाइम्स है और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 5 टाइम्स है, ठीक है। ये हमारा है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ये सारे हमारे फिगर्स करोड़ में है, ठीक है। तो पहला हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट और चौथा है हमारा एक्सपोर्ट। ये 4 मेजर एरियाज़ हैं 2025-26 के बजट के लिए। अब आते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया। अब ये फिनेंशियल ईयर तो ओल्ड हो चुका है, तो हम लोग 24-25 का फिगर देखेंगे, वो हमारा 11.6% है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 21, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू द फिजिकल डेफिसिट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है लास्ट 3 ईयर्स का, वहाँ से इसको आप अपडेट कर लीजिएगा।
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया और पिछले 3 साल का जो फिगर है मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स, ये अब रेलिवेंट नहीं रहा जब से जीएसटी हमारा आया है। इन विच ईयर वाज सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, ये हमारा 94-95 से है, आप इसे याद रख सकते हैं। द एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग द बजट डेफिसिट इन इंडिया वाज एबॉलिस्ड। देखो ये तो हमारा आंसर है, 31 मार्च 1997 तक ही ये एप्लीकेबल था, यानी 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1997 से ही उसकी जगह हम लेके आए थे WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसमें ट्रेजरी बिल के थ्रू सरकार बोरो करती है आरबीआई से। इसके पहले एडहॉक ट्रेजरी बिल के थ्रू सरकार बोरो करती थी थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए, और ताकि गवर्नमेंट जब बोरो करे तो जब ज़रूरत हो, जब बाकी सोर्सेज ना रहें तो ही वो आरबीआई से बोरो करे, ताकि एक फिस्कल डिसिप्लिन जो हमारे फिस्कल पॉलिसीज़ हैं उसमें मेंटेन रहे। तो फिर उसके बाद हमारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस आया, जो कि मार्केट रेट के बेसिस पे ही होता है, हमारा जो रेपो रेट है हमारा आरबीआई का। तो आपको ये याद रखना है कि WMA इसकी जगह लाया गया था 1 अप्रैल 1997 से। हु एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ 15th फिनेंस कमीशन। देखो अब तो हमारा 16th फिनेंस कमीशन आ गया। इसके जो चेयरमैन हैं वो है हमारे श्री अरविंद पनगारिया, जो कि नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन भी थे, और वाइस चेयरमैन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के इक्विवेलेंट रैंक होता है। फिर इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो श्री अजय नारायण झा, फिर हमारे जो दूसरे मेंबर हैं वो एनी जॉर्ज मैथ्यू, फिर तीसरे मेंबर हैं डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, चौथे डॉक्टर सौम्यकांति दास, और पांचवा ऋत्विक रंजन पांडे। ठीक है, तो ये हमारे मेंबर हैं, आपको इनको याद रखना है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनागारिया हैं। आर्टिकल 280 के तहत फॉर्मेशन होता है और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ में एडवाइजरी बॉडी है। 2 आर्टिकल आपको और याद रखने हैं, 270 एंड 275। तो जो भी हमारा ग्रांट इन एड दिया जाता है टू स्टेट्स, वो आर्टिकल 275 के बेसिस पे है, और जो डिविजिबल पूल से जो दिया जाता है, यानी टैक्स कलेक्टेड बाय सेंटर बट अप्रोप्रिएटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी, तो ये सारी चीज़ें हमारे डिविजिबल पूल में आते हैं, और आर्टिकल 270 ही उसके बेसिस पे ये दिया जाता है स्टेट्स को। तो ये काम की चीज़ें हैं जो फिनेंस कमीशन से रिलेटेड हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमने 16th फिनेंस कमीशन के हिसाब से देख लिया। बिहार डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, अगर इसकी बात करें यानी 2025-26 के बजट के हिसाब से, तो ये हमारा 65.26% है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये अब रेलेवेंट नहीं रहा। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं, उस वक्त चेंज हुआ था, इसीलिए आज के टाइम पे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये अब रेलिवेंट नहीं रहा। अभी की जगह हमने 4 जो मेजर एरियाज़ हैं वो बता दिया आपको। इन विच ईयर वाज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट, तो ये हमारा 2017 है, और ये हमारा विवेक देबरॉय कमेटी
के रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को जनरल बजट आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। रेल को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया और उसके जगह आया कंबाइंड हमारा यूनियन बजट। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। अब तो ये रहा नहीं, और बाकी बिहार का जो हमने डिस्कस कर लिया है बजट वाले सेक्शन में, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इन विच सेक्टर हैज़ द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग प्लेस इन द लास्ट ईयर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा चूँकि डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना था, इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट है। बाकी जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, अगर ऑप्शन उसके बेसिस पे फ्रेम्ड है तो उन्हीं ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। तो ये हमारा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक्साइज जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कस्टम हमारा जो बॉर्डर्स पे टैक्स लगता है, और ये हमारा आता है ये स्टेट टैक्सेस, ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है इस पे टैक्सेशन करने का। तो करेक्ट आंसर लैंड रेवेन्यू। विच इज़ द टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो अगर हम सेस और सरचार्ज को छोड़ दें यहाँ पे, तो ये नहीं डिवाइड किया जाता, ये एक्सक्लूसिव यूनियन गवर्नमेंट का है। और ये सारे जो भी हमारा, ये सारे हमारे डिविजिबल पूल के पार्ट हैं, तो ये शेयर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, टैक्सेशन का दो टाइप है, एक हमारा डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। दो कंसेप्ट है, टैक्स इंसिडेंस और टैक्स लायबिलिटी। इंसिडेंस का मतलब कि किस पर्सन के ऊपर वो टैक्स इम्पोज किया जा रहा है और कौन सा पर्सन टैक्स को पे कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी समझेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं। अगर टैक्स इंसिडेंस और टैक्स लायबिलिटी सिंगल पर्सन पे आए तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है, और यही अगर डिफरेंट पर्सन पे आए, यानी टैक्स इंसिडेंस किसी एक पर्सन पे और टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट हो जाता है किसी और पर्सन पे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्सेस में हमारा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स है, यानी जिस पर्सन के ऊपर या जिस एंटिटी के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है वही पे भी करता है। लेकिन अब जैसे जीएसटी है, ये अल्टीमेटली शॉपकीपर या बिजनेसमैन जो हैं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लायबिलिटी है सरकार को पे करने की, लेकिन वो उसके मतलब उसका मेन जो बर्डन है वो किसके ऊपर है, वो एंड कंज्यूमर जो कस्टमर है। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ें शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आपको याद रखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकम टैक्स तो हमारा डायरेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाएगा क्योंकि फिर से यहाँ पे डायरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्सेस जनरेट्स मैक्सिमम रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अभी के हिसाब से ये हमारा इनकम टैक्स है, पीछे हमने ट्रेंड अभी डिस्कस किया आपके साथ। विथ रेफरेंस टू फिनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो हमने डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर आर्टिकल 280 में इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर रिकमेंडेशन जो हमारा है एडवाइजरी है। ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारा 2 और 3 ये ऑप्शन होगा हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी वही कि कैसे गवर्नमेंट बेसिकली मनी का जो सप्लाई है वो मैनेज कर रही है अपने फिस्कल मेजर्स के द्वारा। ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट, पब्लिक डेट, क्योंकि अब पब्लिक एक्सपेंडिचर ये करेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा,
इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है या घटता है उसके हिसाब से मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है तो उसके हिसाब से भी मनी सप्लाई बढ़ सकता है या घट सकता है। लेकिन एग्रीमेंट ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये अब रेलिवेंट नहीं रहा। 16th का हमने देख लिया, 16th का हमने देख लिया। 14th के हिसाब से 42% था, 15th फिनेंस कमीशन के हिसाब से 41% है, और 16th का अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिया गया है, चूँकि वो हमारा 2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से वो एप्लीकेबल होगा। तो विथ कमिंग टाइम ये पता चलेगा। इसी साल अक्टूबर 31 तक ऐसा अनुमानित है 16th फिनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट पेश करेगी, प्रेजेंट करेगी। ये अभी क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग। अब हम लोग प्लानिंग वाले पार्ट को देखेंगे। तो अब देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ प्लानिंग का बेसिकली पर्पस क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है और सरकार की अपनी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, वो विकास को लेके उनका विजन क्या है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग है, और प्लानिंग बेसिकली अपना इनकम और एक्सपेंडिचर, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है इसी का इंटरप्ले है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एज सच पर से नहीं है प्लानिंग का हिस्सा। बाकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक आपको पहले 2017 यानी 12 से 17 जो हमारे 12th 5 ईयर प्लान, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें आपने देखा होगा कि हर 5 ईयर प्लान का एक अपना फोकस एरिया रहता है। फिर जैसे ही हमारा नीति आयोग आया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद से अलग रणनीति के हिसाब से प्लानिंग किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। एडॉप्टेड इन इंडिया इन द मिड 50s द ऑब्जेक्टिव ऑफ महलनोबिस। तो ये हमारा सेकेंड 5 ईयर का जो प्लान था वो महलनोबिस प्लान भी कहते हैं, और वो बेसिकली इंडस्ट्रीज से रिलेटेड था। ठीक है, तो इस्टेब्लिशिंग हेवी इंडस्ट्रीज विच वेयर कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी प्रधान भारी उद्योगों की स्थापना। प्लानिंग कमीशन ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बॉडी, जिसको रिप्लेस कर दिया 1 जनवरी 2015 नीति आयोग ने। ठीक है, तो ये एक कंसल्टेंसी है। प्लानिंग कमीशन एक हमारा वही एडवाइजरी बोर्ड है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्लानिंग कमीशन? कंसल्टिंग फॉर्म है। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड? 1950, और उसके बाद से ही 1951 हमारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, पहला 5 ईयर प्लान 51 to 56। और 5 ईयर प्लान के जो भी एक्सपेंडिचर्स थे हमारे, वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के पार्ट थे, जो कि 2017-18 से सी रंगाराजन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्टिंक्शन जो था प्लान और नॉन प्लान का हटा दिया गया, और उसके जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन रखा गया। फिर से वही क्वेश्चन है 1950, ये सब रिपीटेड पार्ट है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इंडियन प्लानिंग कमीशन के हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 से ये इस्टेब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनडीसी? अब ये भी रेलिवेंट नहीं रहा। व्हेन डिड नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस? ये हमने डिस्कस कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड? इसका आंसर तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है, बट मैं चाहूँगा कि आपको बहुत ही शॉर्ट में जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके 5 ईयर प्लान्स हो गए, ये आपके ईयर्स हो गए, और उसका क्या मेन फोकस एरिया था वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान है वो 1951 to 56 था। इसमें बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर को एम्फेसाइज किया गया, और इसको हम लोग हैरोड डोमर मॉडल भी कहते हैं। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आया 1956 to 61, इसमें इंडस्ट्रीज़ को लाया गया था। यहाँ पे जो हमारे पीसी महलनोबिस, तो महलनोबिस मॉडल। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो हमारा 1961 से लेकर 66 तक था।
इसमें सेल्फ रिलायंस की बात करी गई थी। जो अब इसी बीच में आप देखेंगे तो हमारा चाइना से भी वॉर हुआ था, फिर उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, तो प्लान हॉलीडे लाया गया। प्लान हॉलीडे ये क्या था कि चूंकि 5 ईयर प्लान अगर हम प्लान नहीं कर सकते तो उसके जगह एनुअल प्लान लेके आया जाता है। तो यहाँ पे ये 3 साल का लाया गया था प्लान हॉलीडे 1966 टू 69, ठीक है, ये 3 साल के लिए था। फिर हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से लेकर 74। इसमें आपको नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जो भी हमारे बैंक्स थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 79। हालांकि इसको 78 में 1978 में टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, गरीबी हटाओ का जो नारा लाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जनता गवर्नमेंट आई थी, यानी आपका यहाँ पे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद 1978 से लेकर 80, ठीक है, यहाँ पे रोलिंग प्लान लाया गया था। यानी 5 ईयर प्लान जो हमारा था उसको रिप्लेस करके रोलिंग प्लान लाया गया था। ये बेसिकली अब चूंकि 5 ईयर प्लान क्या था, एक हमारा बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो इसमें क्या किया गया कि एक लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम प्लान और एक एनुअल प्लान लेके आया गया। हर साल प्रायोरिटी सेट किया जाता था बजट का और उसके हिसाब से बजट को प्रेजेंट किया, यानी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पार्ट करने के लिए रोलिंग प्लान लाया गया था जनता गवर्नमेंट मोरारजी देसाई के द्वारा। और फिर से 1980 में ही इसको स्क्रैप कर दिया गया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब वापस इलेक्ट होके आई, स्क्रैप्ड, ठीक। फिर उसके बाद हमारा सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आया 1980 टू 85। इसमें आपका रूरल डेवलपमेंट था, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान जो लाया गया था वो हमारा सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का था। सेवेंथ 5 ईयर प्लान की अगर आप बात करें तो फिर से 1985 टू 90, इसमें कुछ खास वैसा था नहीं हमारा। फिर उसके बाद हमारा एनुअल प्लान आया 2 सालों के लिए 1990 से 92 तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस था उसकी वजह से। फिर एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 से 97, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस किया गया था। फिर नाइन्थ 1997 2002, यहाँ पे ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। फिर 10th 2002 से 7, यहाँ पे एक याद रखने वाली ज़रूरी बात यह है, डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर्स, ये याद रखिएगा इसकी हमारा। और डबलिंग फाइनेंशियल इनकम इन 10 ईयर्स 11th और 12th, 2 5 ईयर प्लान हमारे बचे हैं 2007 से 12। इसमें हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17, उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया गया क्योंकि 2015 में नीति आयोग आ गई थी और ये बेसिकली प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये सारे प्लान्स को लाया जाता था। जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था ये बेसिकली ये समझ लीजिए कि इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये एक ब्रीफ में है, आपको याद रखना है। पहला बता दिया मैंने, एग्रीकल्चर से था जिसको हैरो डोमर मॉडल भी कहते हैं। दूसरा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो कि महलनोबिस,
तीसरा सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता के लिए था। तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडे हॉलीडे लाया गया 1996 टू 69, और रीज़न हमने बता दिया। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से 74, जिसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात करी गई थी, किया गया था इनफैक्ट। फिफ्थ 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ का नारा लाया गया था, और चूंकि ये 79 तक था, बट 78 में ही जब नई सरकार आई 1978 में, तो इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया, और 78 से 80 तक में रोलिंग प्लान लेके आया गया। रोलिंग प्लान एक्चुअली रिप्लेस किया था 5 ईयर प्लान को। किस पर्पस की वजह से? कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले गवर्नमेंट को अपने प्लानिंग में, उसके लिए। फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब री इलेक्ट होकर आई तो वापस से इसको स्क्रैप कर दिया गया और 5 ईयर प्लान को री इंट्रोड्यूस किया गया। फिर सिक्स 5 ईयर प्लान हमारा रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। सेवन्थ में कोई सच खास नहीं था। फिर हमारा सेवन्थ के बाद याद रखना है कि फिर से एनुअल प्लान 1992, जो कि हमारा बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की वजह से लाया गया था, 2 सालों का एनुअल प्लान। फिर हमारा एट्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस एरिया था। नाइन्थ ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। 10th और 11th से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10th में डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर्स, और 11th हमारा 2007 से जो 12 था वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी थी, और लास्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 17 इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान ये हमने डिस्कस किया। जनता पार्टी मुरारजी देसाई जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया सारा कुछ। द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे हमने बताया था, तीसरा 5 ईयर प्लान के बाद 96 टू 69, और दूसरा उसके बाद आया था 1990 से 92। द ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5 ईयर प्लान ये हमने डिस्कस किया था, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज टारगेटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड, ये तो अभी रेलिवेंट नहीं है। द प्लानिंग कमीशन फिक्स द पॉवर्टी लाइन ऑफ बिहार, ये अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान पीरियड डिड द प्राइसेस लेवल डिक्लाइन इन द इंडियन इकोनॉमी, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, और ये हमारा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। रीज़न बिंग कि हमारा एग्रीकल्चर सरप्लस था, यानी सरप्लस सप्लाई ज़्यादा थी, तो ओवरऑल हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो कम आया था। तो आप इसका आंसर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान होगा। विच पीरियड ऑफ द 5 ईयर प्लान इज़ नॉट ट्रू, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये हमारा गलत है। 1966 से 69 तो हमारा प्लान हॉलीडे था। प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन, ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, सब जानते हैं कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक फैसिलिटेटर का काम करती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन दोनों का होता है, और गवर्नमेंट का मुख्य रोल वही होता है कि ऐसा आधार प्रोवाइड करना जिसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जा सके। द 8th 5 ईयर प्लान गिव्स प्रायोरिटी टू, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी थी, वही हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के ऊपर भी था, और ये चूंकि उसी समय का क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि जो मेन मुख्य बातें हैं किसी भी 5 ईयर प्लान का वो याद रखें। द पीरियड ऑफ 8th 5 ईयर प्लान ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। जीडीपी ग्रोथ टारगेट अंडर 8th, अब ये रेलेवेंट नहीं रहा क्योंकि ये उस समय का 5 ईयर प्लान का है, और अभी तो वैसा कोई प्लान ही नहीं है क्योंकि नीति आयोग है और 5 ईयर प्लान अब कंटिन्यूड नहीं है। हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान, तो जब तक ये थी तो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, यही एपेक्स बॉडी थी जो भी प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर करती थी उसको अप्रूव करती थी, अप्रूविंग बॉडी यही थी हमारी। हु गिव्स फाइनल अप्रूवल टू ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान, यही हमारा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्लान हॉलीडे इन इंडिया 1966 टू 69। 9th 5 ईयर प्लान 97 टू 2002। द एवरेज एनुअल इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इन द 7th, ये अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है। अभी कितना प्रतिशत है ऊपर हमने डिस्कस किया था, डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर है बिहार का अभी कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 65.26 2025-26 के बजट के हिसाब से। हु इज़ द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर होते हैं ये। द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, चूँकि स्टेट और सेंटर दोनों करती हैं, दोनों अपने अपने बजट को पास करती हैं 112
फॉर यूनियन बजट और 202 फॉर स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा कंकरेंट लिस्ट 3 में होगा और ये लिस्ट हमारा 7th शेड्यूल का पार्ट है। हु प्रिपेयर्ड द आउटलाइन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, जैसा हम सब अभी ऊपर डिस्कस किए, पीसी महलनोविस। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007। तो आपको जो प्लानिंग वाला है 5 ईयर प्लान का, तो सारे प्लान्स को एक बार टाइमलाइन को माइंड में बिठा लीजिएगा। फिर उसके बाद कब हमारा एनुअल प्लान लाया गया था, प्लान हॉलीडे, और रोलिंग प्लान कब लाया गया था, ये ईयर का आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हर 5 ईयर प्लान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है उसको बस याद रखना है। तो आज के सेशन को बस यहीं रैपअप करते हैं और कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में जितने भी बचे हुए पोर्शन हैं इकोनॉमिक्स के PYQ और जिसको हमने अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइड किया है उसको कंप्लीट करें। और ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।